हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएड का माइक्रो टीचिंग का प्लान, जो कि है पाठ समापन कौशल। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये पाठ समापन कौशल। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी कि पाठ समापन कौशल है कि जब हमने अपनी क्लास में किसी टॉपिक को पढ़ाया, किसी चीज़ के बारे में बताया अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो उस टॉपिक को पूरा पढ़ाने के बाद उसके जो मेन जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनको फिर से एक बार बच्चों को रिमाइंड कराने के लिए हम उन कुछ ऐसे प्रश्नों का या उन मुख्य मुख्य बिंदु को इस तरह से बच्चों के सामने फिर से रख देते हैं कि बच्चों के दिमाग में फिर से सारी बातें जो है बिल्कुल तरोताजा हो जाए और इस तरह से जो हम अपने पाठ को समाप्त कर देते हैं। तो वो कैसे किया जाता है आज हम वही यहाँ पर सीखने और जानने वाले हैं। तो इसे बनाना कैसे, आपको सबसे पहले लिखना है आपको अपना शिक्षण कौशल कि आपका ये कौशल कौन सा है। यहाँ पर आ जाएगा आपका पाठ समापन कौशल, है ना। कौशल लिखने के बाद विषय आपका किस सब्जेक्ट के लिए आप बना रहे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ लिखेंगे। फिर आपका प्रकरण है, आप जिस टॉपिक को पढ़ाने के समाप्त करने, किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले, चर्चा करने वाले, किस टॉपिक को बच्चों को फिर से बताने वाले, वो आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपका आएगा जैसे कि मेरा है मुद्रा, तो मैंने यहाँ मुद्रा लिख दिया। आपका जो भी टॉपिक होगा आप यहाँ लिखेंगे। फिर आपको यहाँ लिखनी है क्लास के, आप किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी क्लास है आपकी ना, वो आप क्लास यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर है आपका कालांश। कालांश मतलब क्या, ये जो प्लान है किस पीरियड में पढ़ा रहे बच्चों को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जिस भी पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, वो आपको यहाँ पर पीरियड उसका मेंशन करना है। और इस प्लान की अवधि यानी समय सीमा होती है मात्र 6 मिनट। तो इसे बनाना कैसे आपको यहाँ पर लिखना है। ये क्रम संख्या अगर आप नहीं भी डालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर शिक्षक क्रिया यानी टीचर्स एक्टिविटी की जो टीचर की जो एक्टिविटी वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। फिर यहाँ है छात्र छात्रा क्रिया यानी स्टूडेंट एक्टिविटी, और यहाँ पर आ जाएंगे आपको घटक यानी आपके कंपोनेंट। तो इसे शुरू करते हैं हम। अब क्या होता है, जब टीचर क्लास के अंदर एंट्री करते हैं, बच्चे टीचर गुड मॉर्निंग विश करते हैं, टीचर बच्चों को गुड मॉर्निंग विश करते हैं ना। तो इसी गुड मॉर्निंग के बाद जब बच्चों ने अपने यहाँ पे टीचर से कहा शुभ प्रभात शिक्षिका जी, यानी कि टीचर्स को क्या बच्चों ने क्या कहा, गुड मॉर्निंग, है ना, गुड मॉर्निंग कहा, तो टीचर भी कहते हैं गुड मॉर्निंग, वही यहाँ पे सुप्रभात बच्चों। अब उपस्थिति लेने के बाद यानी कि क्लास में जाने के बाद जो क्लास की अटेंडेंस ली जाती है, उस अटेंडेंस को लेने के बाद टीचर ने क्या कहा कि पिछली कक्षा में हमने मुद्रा के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, मुद्रा के बारे में। छात्रों बताइए मुद्रा के अभाव में क्या होगा। मतलब पहले जो टीचर बच्चों को पढ़ा चुकी है उसी से रिलेटेड उसके जो मुख्य मुख्य बिंदु थे फिर से बच्चों को याद कराने के लिए और ये चेक करने के लिए कि हमने जो समझाया बच्चों से कितना अच्छे से समझ चुके, कितना उनके दिमाग में है, कितना उन्होंने ध्यान से सुना, वो सारी बातें हमें यहाँ पर पता चल जाती जब हम बच्चों से पढ़ाए हुए टॉपिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को पूछते हैं। यह मुख्य बिंदुओं का समेकन, ये आपका पहला कंपोनेंट्स है यानी घटक है। अब जब पूछा कि बच्चों हम मुद्रा के बारे में पढ़ चुके हैं तो बताइए कि मुद्रा के अभाव में क्या होगा। तो अगर बच्चों ने सही ध्यान से सुना है और हमने ढंग से पढ़ाया बच्चों को, तो बच्चों को बिल्कुल उसका आंसर पता होगा। और बच्चों ने जवाब दिया कि मुद्रा के अभाव में वस्तुओं का क्रय विक्रय व हमारा विकास रुक जाएगा। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा, पैसा कम होगा, अभाव हो जाएगा, तो वस्तु का लेन देन जो खरीदना बेचना है वो मुश्किल हो जाएगा और हमारा विकास भी रुक जाएगा। क्योंकि हम वस्तु खरीदेंगे नहीं, बेच नहीं सकते, तो हमारा जो डेली रूटीन है, जो हमारी दिनचर्या है, वो भी प्रभावित हो जाएगी। यानी कि सभी कुछ हमारा, चाहे सिर्फ हमारा ही, हमारे सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, सभी सारे स्तरों पर जो हमारा विकास है वो अपने आप ही रुक जाएगा। अब टीचर ने फिर क्या कहा, बिल्कुल सही, बच्चों ने सही जवाब दिया, इसलिए टीचर ने बच्चों को पुनर्बुलंद दिया, उनके हौसला अफजाई की, ताकि आपने जो सही जवाब दिया आप इस बच्चे को सुनकर बाकी बच्चे भी सही जवाब देने की कोशिश करें और बच्चों के अंदर जो झिझक होती है ना बोलने वाली वो भी धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो जाए। फिर टीचर ने अपना अगला क्वेश्चन किया, मुद्रा के अभाव में वस्तुओं का क्रय विक्रय असंभव हो जाएगा। भाई बातों से कि जब पैसा नहीं तो नहीं होगा तो ना सामान खरीद सकते हो ना ही हम बेच सकते हैं। तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, किसका परेशानी, कौन सी परेशानी ऐसी होंगी जो हमारे सामने अपने आप ही आ जाएंगी। तो बच्चों ने क्या जवाब दिया, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न वस्तुओं को खरीदने में असमर्थ हो जाएंगे। हमारी ऐसी वस्तुएं जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी, हम बिना पैसों के अभाव में उनको खरीद नहीं सकते और हमारा जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं होंगी, हमारा मुश्किल हो जाएगा हमारे आगे वाला काम करना। यानी कि हमारी जो जरूरत है वो भी हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे।
अब फिर टीचर ने बताया बच्चों से, क्वेश्चन किया अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय स्तर पर यानी नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी तक जो परेशानी थी वो हमारे व्यक्तिगत जीवन पे थी ना, कि हमारे जो अपने थे, हमारी पर्सनल थी, लेकिन अब हम राष्ट्रीय स्तर पे आगे कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर पैसों का अभाव हो जाए, पैसे नहीं होगा, मुद्रा नहीं होगी, तो किन किन परेशानियों का हमें सामना करना पड़ेगा। अब छात्र ने, जब टीचर ने क्वेश्चन पूछा कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी परेशानियां, दिक्कतें, कठिनाइयां आ जाएंगी, तो सारे बच्चे क्या होता है, जब भी हम बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे आपस में दूसरे को देखते हैं, वो इस भाव से देखते हैं कि अगर उसे पता है तो बता दे, या फिर हो सकता है कि उसको हमें एक शब्द बता दे और हमें पूरा आंसर दिमाग में तरोताजा हो जाए ना, पूरा आंसर समझ जाए। तो बच्चे इस भावना से भी देखते हैं, और ये देखने के लिए भी कि कौन सा बच्चा सही जवाब देने के लिए सबसे आगे है, किसने सबसे अपना हाथ पैर उठाया, किसने कहा भाई मैं बताऊं या मैं बताऊं। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक छात्र उत्तर देता है, अब एक बच्चे ने क्या उत्तर दिया कि मुद्रा के अभाव में हमारा देश अपंग हो जाएगा तथा विभिन्न पड़ोसी देशों से हमारा व्यापारिक संबंध समाप्त होने के साथ साथ विभिन्न वस्तुओं का आयात निर्यात भी स्वतः ही रुक जाएगा। बच्चे ने क्या बताया कि जब मुद्रा नहीं होगी तो जब हम वस्तुओं का लेन देन नहीं कर पाएंगे, खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, तो जो और भी हमारे जो पड़ोसी देश है, जो पड़ोसी है, उनसे हमारा जो व्यापारिक संबंध है, क्योंकि वस्तुओं का लेन देन होगा नहीं तो वो खत्म हो जाएगा, और जो वस्तुओं का लेन देन खत्म होने के साथ साथ जो वस्तु वहां से आती है या फिर हमारे देश से दूसरे देशों में चली जाती है, वो जो आयात निर्यात है वो भी अपने आप ही रुक जाएगा। अब टीचर ने बच्चे ने सही जवाब दिया, टीचर ने क्या कहा, गुड, वेरी गुड, बहुत सही जवाब दिया बच्चे ने। अब टीचर ने फिर अपना अगला प्रश्न किया, किसी भी देश का विकास व व्यापार उसके आयात निर्यात पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, आयात निर्यात, कितनी वस्तु हमारे देश से दूसरे देश में जा रही है और कितनी वस्तु दूसरे देश से हमारे देश में आ रही हैं। आयात का अर्थ है ऐसी वस्तुओं का हमारे देश में आना जिनकी उनके देश में अधिकता हो। आयात क्या है, ऐसी वस्तुएं जो दूसरे देश से हमारे देश में क्यों आ रही, क्योंकि दूसरे देश में उन वस्तुओं की अधिकता है, बहुत ज्यादा है, आवश्यकता से भी ज्यादा है, और हमारे देश में उन वस्तुओं की कमी है। क्या अब आप निर्यात का अर्थ बता सकते हैं। टीचर ने क्या करा, आयात का अर्थ बता दिया, और किसका अर्थ पूछा, निर्यात का अर्थ पूछा। आयात क्या है, दूसरे देश से वस्तुओं का, ऐसी वस्तुएं जो उनके पास बहुत ज्यादा है, उनकी जरूरत से, आवश्यकता से अधिक है, जो उनके लिए यूजलेस है, ऐसी वस्तुएं दूसरे देश से हमारे देश में आना, और इन्हीं वस्तुओं का हमारे देश में कम होना, आवश्यकता से भी कम होना, ये आयात कहलाता है। अब बच्चों ने निर्यात का जवाब दिया कि निर्यात का अर्थ है हमारे देश से उन वस्तुओं का दूसरे देश में जाना जहां वे वस्तुएं आवश्यकता से कम है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आयात यानी होता है आ से, आयात यानी आना, जब दूसरी वस्तुएं आती हैं तो आयात कहलाता है, और निर्यात दूसरे देश में वस्तुओं का जाना निर्यात कहलाता है। अब टीचर ने अगला क्वेश्चन किया, आयात निर्यात क्यों आवश्यक होता है, कि आयात और निर्यात क्यों जरूरी है। अब बच्चों ने क्या जवाब दिया उसका, ताकि किसी भी वस्तु की कमी या अधिकता की स्थिति उत्पन्न ना हो सके। अब अगर हम अपनी वस्तुओं का आयात निर्यात आपस में दोनों देश नहीं करते हैं, तो जो वस्तुएं हमारे देश में बहुत ज्यादा है वो हमारे में एक्स्ट्रा पड़ेंगी, बर्बाद हो जाएंगी, और दूसरे देश के लोग इन्हीं वस्तुओं के लिए परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास ये वस्तु नहीं है। अब सेम कंडीशन दूसरे देश के लिए भी, जो वस्तु उनके पास ज्यादा है और हमारे देश में कम, उनके यहाँ बर्बाद हो जाएंगी, है ना, और हमारी जो कमी है वो हमारी पूरी पे नहीं हो पाएगी, दूसरे देश की भी कमी नहीं हो पाएगी। तो ये किसी भी वस्तु की अधिकता या कमी होने की स्थिति सामने ना खड़ी, सामने उत्पन्न ना हो किसी वस्तु की कमी अधिकता, इसी स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए कि स्थिति हमारे सामने ना आए, वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। अब अगला टीचर ने क्वेश्चन क्या करा, हमारे देश से निर्यात कुछ वस्तुओं के नाम बताइए, कौन सी वस्तुएं जो यहाँ से निर्यात होती हैं बताइए, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। यानी कि टीचर ने बच्चों को पहले बता दिया कि हमारे देश से ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं जो दूसरे देशों में निर्यात हो जाती है, यहाँ से दूसरे देशों में चली जाती हैं। तो बच्चों ने क्या जवाब दिया, तेल, रत्न, आभूषण, सिले सिलाए कपड़े, लोहा और इस्पात आदि ऐसी वस्तुएं जो यहाँ से निर्यात होकर दूसरे देशों में जाती हैं। अब टीचर ने फिर कहा बच्चों से, गुड, वेरी, शाबाश, उनको शाबाशी दी, उनका पुनर्बलन किया, उनका हौसला बढ़ाया, बिल्कुल सही। आयात होने वाली कुछ वस्तुओं के नाम बताइए, किसके नाम बताने, जो आयात होने वाली वस्तु यानी जो दूसरे देश से हमारे देश में आ रही हैं ऐसी वस्तुएं। तो बच्चों ने क्या बताया, सोना, कीमती पत्थर, दूरदर्शन संचार उपकरण और चिकित्सा उपकरण। ये क्या दूसरे हमारे देश में है लेकिन दूसरे देशों से भी हमारे पास आती, क्योंकि इन वस्तु की हमारे पास कमी है। अब टीचर ने क्या कहा,
वेरी गुड। आप सभी छात्रों ने पूरा पाठ अच्छी तरह समझ लिया है। क्यों समझ लिया? क्योंकि जितने भी प्रश्न टीचर ने बच्चों से किए, बच्चों ने सभी क्वेश्चन का, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल सही सही जवाब दिया। जवाब इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने ध्यान से सुना था, ध्यान से समझा था, और टीचर ने उन्हें बड़े ही अच्छे और अच्छे तरीके से उन्हें समझाया था। तो जब बच्चे किसी भी बात को बहुत आसानी से अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, तो उस टॉपिक से जुड़े हम जो भी प्रश्न बच्चों से पूछते हैं, बच्चे उसका सही जवाब देने में समर्थ होते हैं। और आप सब दिए जा रहे गृह कार्य को पूर्णतः स्वयं करने में क्या होंगे, सक्षम है। यानी कि जो बच्चों को समझाया गया, बच्चे समझ गए, हमने जो क्वेश्चन पूछे, बच्चे उसका सही जवाब दे रहे हैं, तो हम जो उनको होमवर्क देंगे, बच्चे उसको भी आराम से कर सकते हैं। जी अध्यापिका जी। छात्र हाँ की स्वीकृति देते हुए धन्यवाद कहते हैं। अब देखिए हमारी यहाँ पर आती है निरीक्षण तालिका। इसकी कैसे बनाए? इसको क्रमांक यानी हमारे सीरियल नंबर, घटक यानी कंपोनेंट, और फिर यह है मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके जो घटक है 3 है। वो पहला है समेकन, उपयोगिता और गृह कार्य। कि हमने जो अपने टॉपिक से जुड़े हुए जो मुख्य मुख्य बिंदुओं से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, हमने किस किस मिनट में पूछे। मान लीजिए हमने पहला क्वेश्चन दूसरे मिनट में पूछा, फिर तीसरे में पूछा, पांचवें, छठे, जिस भी मिनट में हमने पूछा वहां पर ये टैली लगा दी जाएगी। और ये टैली कौन लगाएगा? ये टैली वो व्यक्ति लगाएगा जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। अभी आपके टीचर्स भी हो सकते हैं और आपके साथ में पढ़ने वाले सहपाठी, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपने अपने टॉपिक को दोबारा से बच्चों को समझाने के लिए किन किन मुख्य मुख्य बिंदुओं किस किस मिनट में दोबारा बच्चों के सामने रखा, उनके सामने पूछा, वो आपको उस मिनट में यहाँ पर टैली लगानी होती है। फिर उपयोगिता, कि हमने जो भी क्वेश्चन पूछे, क्या वो क्वेश्चन हमारे टॉपिक से जुड़े हुए थे, क्या वो सारे क्वेश्चन हमारे टॉपिक के लिए उपयोगी थे, और हमने ये जो उपयोगिता हमारे किस मिनट में नजर आई, तीसरे में, चौथे, पांचवें, जिस भी मिनट में हमें नजर आती है, वो यहाँ पर उस मिनट में टैली लगाई जाती है। फिर है गृह कार्य। हमने गृह कार्य किस में दिया? हमने गृह कार्य दिया बिल्कुल अंतिम पलों में, यानी आखिरी मिनट में। हमने 9वें मिनट में दिया, 10वें मिनट में दिया, या फिर 8वें मिनट में दिया। जिस भी मिनट में वो होमवर्क दिया गया, वहां पर टैली का निशान लग जाएगा। इसके बाद है फिर हमारी ये मूल्यांकन तालिका। इसे बनाना बहुत ही आसान है। सीरियल नंबर यानी क्रमांक, फिर ये आपके घटक, फिर है पहला सामान्य से कम, सामान्य और सामान्य से अधिक। पहला घटक है इसका समेकन, उपयोगिता, और तीसरा है गृह कार्य। अब इसे में भरना कैसे? अब हमें ये देखना है कि पहले वाले जो निरीक्षण तालिका था उसमें हमारे पहला जो घटक था समेकन, कितनी बार हमने दिया? तो एक, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर मैंने यहाँ पे 8 टैली लगी तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे इस तरह से 8 बार गोला लगा दूंगी। मान लीजिए कि मेरी वाली जो टैली है ना, अगर मान लीजिए मेरी कम होती है इस तरह से, तो कितनी दिख रही है? अभी 1 2 3 और 4। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 4 पे इस तरह से गोल लगा देंगे। यानी कि आपकी टैली जितनी है, 5 है, 6, जितनी भी आपको उतने पर यहाँ पे गोला इस तरह से लगा देना है। फिर उपयोगिता, उपयोगिता में कितनी टैली लगी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ पर इस तरह से 7 पर टैली लगा देंगे। जितनी टैली ऊपर लगी उसी को गिनना है और आपको यहाँ पर टैली लगा देना, 4 5 6 जो भी आपको टैली लगानी है। फिर गृह कार्य, हमने कितने क्वेश्चन दिए? 1 क्वेश्चन दिया, 2 क्वेश्चन, जो भी हमने क्वेश्चन दिया, मान लीजिए हमारा हमने कितने दिए? 3। अगर मेरे यहाँ पे 3 टैली लगी है तो मैं यहाँ पे 3 पे गोला लगा दूंगी। 4 लगी तो 4 पे, जितनी भी हमारे ऊपर टैलीज यहाँ पे लगी हुई हैं वो हम यहाँ गिन के उतने पे यहाँ पे हमें गोला लगाना होता है। और इस तरह से हमारी जो मूल्यांकन तालिका है और ये जो निरीक्षण तालिका है ये पूरी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो अभी हमने अपना प्लान देखा पाठ समापन कौशल का, ये आप सभी बच्चे आसानी से बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लान के साथ। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपके फ्रेंड जिनको ये प्लान बनाने में परेशानी हो रही, जो परेशानी कैसे बनाए, कैसे बनाना होता है, इसमें क्या क्या इसके घटक होते हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स है, कैसे में लिखना है, कैसे क्या करना है, तो ये सारी परेशानियों का हल जो इस प्लान के अंदर इस आपकी इस क्लास में हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे एक अगली क्लास में एक नए वीडियो में। इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान।